लोग का चैप्टर 9 चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट टॉपिक हम लोग ने जो पढ़ा था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना और अर्थमेटिक मीन के बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके रिकॉर्डिंग जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब इसके लिए हम कुछ सीक्वेंस को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 8 16 डैश डैश डैश। एक सीक्वेंस लेते हैं 1 3 9 27 81 डैश डैश डैश। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से जब फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 14 अब 4/2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 8/2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 16/2 करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से इसको हम चेक करते हैं तो 3/1 क्या आ जाएगा 1/3 आएगा। 3/1 जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 9/3 क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 27/9 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 81/27 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ दोनों सीक्वेंस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म को डिवाइड कर रहे हैं या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जब हम रेशियो निकाल रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी हम जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो निकाल रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है। तो जब कोई सीक्वेंस इस तरीके से प्रोग्रेस करता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो जो होता है सेम होता है तो उस सीक्वेंस को कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई बात समझ में? ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो सेम रेशियो होता है इसे बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है बच्चों? कॉमन रेशियो। इसको R से डिनोट किया जाता है और फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पहला टर्म बनता है A1 A होता है, A2 जो होता है हमारा AR हो जाता है, R से मल्टीप्लाई करते चले जाए। A3 जो हो जाएगा इसमें R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AR² हो जाएगा। A4 जो होगा इसमें R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AR³ हो जाएगा। ऐसे डैश डैश AN अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या देख रहे हैं A4 में R³ है, A3 में R² है, A2 में R⁻1 है, यानी कि AN में R⁻n−1 हो जाएगा। तो ये आपका जो आ गया AP का जनरल टर्म आ गया। क्या आ गया बच्चों? जनरल टर्म, nth टर्म। इस फार्मूले से अगर हमें A और R की वैल्यू पता है तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी टर्म इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP। तो यानी कि Sn इज इक्वल टू आपका होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश AN, यानी कि Sn इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस AR प्लस AR डैश 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 A⁻R⁻1। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा A R⁻n−1 अपॉन R⁻1। ये सम निकालने का आपका एक जनरल फार्मूला हो गया। इस हेल्प से जो है हम लोग सम ऑफ द nth टर्म इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक फार्मूला ये आपका और एक फार्मूला ये आपका। An इज इक्वल टू A R⁻n−1
और Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये दो फार्मूले आपको मिल गए। अब जो है ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक मीन में के बारे में जानने से पहले जो है, पहले हम लोग एक एग्जांपल कर ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अ जीपी इज 13/12 and their product is -1. Find the common ratio and the term. कहा जा रहा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिनके फर्स्ट थ्री टर्म का सम जो दिया हुआ है वो 13/12 है और उनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो -1 है। आपको बताना है कि कॉमन रेशियो r की वैल्यू क्या होगी और टर्म्स क्या होंगे। तो आइए कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं हम लेट a/r ये फर्स्ट टर्म है, a सेकेंड टर्म है एंड ar जो है वो थर्ड टर्म है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म। अब कह रहे हैं तीनों का सम यानी कि a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/12। ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या दी हुई है, तीनों का मल्टीप्लाई यानी कि a/r इंटू a r इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये r अगर कैंसिल करते तो क्या हो जाएगा, a³ इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ये a की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो -1/r -1 -r इज इक्वल टू 13/12। ओके बच्चों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो -1 -r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 -12r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। यानी कि इक्वेशन आपका बनेगा 12r स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो +25r -12 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे, r की जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज कर लें, और जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उससे करना चाहें तो उससे कर लें। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक आपको मिलेगा -3/4 और एक r इज इक्वल टू -4/3। ये आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। तो सिंपल सा है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो आपका हो जाएगा वो क्या है, फर्स्ट टर्म a/r है तो a की वैल्यू -1 -3/4 यानी कि फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 4/3। सेकेंड टर्म आपका जो है वो a है तो a की वैल्यू आपने -1 निकाल लिया है। थर्ड टर्म जो है आपका वो ar है यानी कि -1 इंटू -3/4 यानी कि 3/4। तो बस यही तीनों टर्म हो जाएंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया और ये आपका थर्ड टर्म हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई बच्चों आइए हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इसके बीच में हमने कोई नंबर एक जी ऐड कर पुट कर दिया जिससे ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है आपका
जीपी बन गया तो ये आपका जो जी होगा वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो जब ये जीपी बन जाएगा तो यानी कि जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इंटू जी इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यानी कि दो नंबर के बीच अगर कोई ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GMB कहते हैं। GM इज इक्वल टू होता है अंडर रूट AB के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दो नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। आइए हम लोग जानते हैं कि जैसे दो नंबर के बीच हम कई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं जिससे हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे। तो जैसे मान लीजिए कि A और B के बीच आपने n नंबर इंसर्ट कर दिए, जैसे G1 G2 G3 डैश 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 Gn, जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहता है। तो उस केस में ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये n टर्म, और ये यानी कि ये आपका जो हो जाएगा एक और एक दो और n टर्म ये, यानी कि ये आपका हो जाएगा an+2 टर्म। अब जैसा कि फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a n की पावर r की पावर n-1, तो उसके हिसाब से b इज इक्वल टू हो जाएगा a r की पावर n+2-1, यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा a r की पावर n+1। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं हम लोग r की पावर n+1 इज इक्वल टू a b बाई a। क्या लिख सकते हैं? b बाई a, यानी कि r इज इक्वल टू लिखा जा सकता है b बाई a की पावर 1/n+1। ये हमारी क्या मिल गई? ये हमें r की वैल्यू मिल गई, यानी कि अब g1 इज इक्वल टू क्या होगा? ar होगा, यानी कि a b बाई a की पावर 1/n+1। g2 इज इक्वल टू क्या होगा? ar स्क्वायर होगा, यानी कि a b बाई a की पावर 2/n+1। इसी तरीके से g3 इज इक्वल टू ar3, यानी कि a b बाई a की पावर 3/n+1। ऐसे ही आप gn निकालेंगे तो ar की पावर n, यानी कि a b बाई a की पावर n/n+1। तो इस तरीके से g1 और g2 g3 gn जो आपने इंसर्ट किया है, इससे ये पूरा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। अब आइए बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आसानी हो जाए समझने में। जैसे कहा जा रहा है कि एग्जांपल नंबर 17 है, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 and 256 so that resulting sequence in GP। कहा जा रहा है कि 1 और 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट कीजिए, यानी कि 1 G1 G2 G3 3 नंबर इंसर्ट किया आपने और 256। अब ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है कह रहा है कि ये GP बना रहे, तो यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो पहले हम r निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या फार्मूला बना था हमारा? b बाई a, b बाई a 1/n+1, यानी कि b की वैल्यू क्या है? 256 अपॉन 1/3+1, यानी कि 256 की पावर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। r की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 4। तो g1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ar, यानी कि 1 × 4, ये आपका 4 हो गया। g2 इज इक्वल टू ar स्क्वायर, यानी कि 1 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 हो गया। g3 इज इक्वल टू ar3, यानी कि 1 × 4 का क्यूब, यानी कि 64 हो गया। अब ये 3 नंबर इंसर्ट कर देंगे तो हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन जाएगा 1, 4, 16, 64, 256।
क्या किया हमने 1 और 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट किया है, फिर भी हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एक जीपी बना रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं। बहुत आसान था बच्चों। एन और आर की वैल्यू एन की वैल्यू पता थी, ए की वैल्यू पता थी और बी की वैल्यू पता थी। तो आर की वैल्यू हमने आर इक्वल टू बी बाई ए 1/n+1 से निकाल लिया। आर की वैल्यू हमें 4 मिल गई। फिर हमने g1 इज इक्वल टू ए आर, g2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, g3 इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। तो 4 16 64 मिल गया। इस तरीके से 1 4 16 64 256 हमें एक रिजल्टिंग सीक्वेंस मिल गया, जिसको जो आपका एक जीपी है। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट आज हमने बताया है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।